So, very good morning and a very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on our beautiful platform. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम रोजाना करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेहतरीन न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है। आई एम ऑडिबल टू यू? ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो हमारे पास है रैंक्स एंड रिपोर्ट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज है। ठीक है, मीटिंग्स एंड समिट, नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट एंड गेम्स, साइंस एंड टेक एंड मिसलेनियस न्यूज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारी मंथली रिवीजन सेशन है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, मंथली रिवीजन सेशन, मंथली जो रिवीजन सेशन है बच्चा, रिवीजन सेशन है जहां पे हम अप्रैल मंथ के कंप्लीट न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ये सेशन ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो इस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। हम्म चलिए, द वेरी फर्स्ट न्यूज आपके सामने है रैंक्स एंड रिपोर्ट से रिलेटेड। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि विद स्टेट टॉप द केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 इन स्मॉल स्टेट्स कैटेगरी। ध्यान से समझना इस न्यूज को। ठीक है, देखो, इंडिया की जो सेकंड हाईएस्ट, इंडिया की जो सेकंड फेमस कह लो, है ना, या सेकंड टॉप जो रेटिंग एजेंसी है, जो रेटिंग एजेंसी है वो कौन सी है भैया? तो वो है केयरएज। ठीक है, इंडिया की सेकंड केयरएज। आप पूछोगे पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे क्रिसिल आता है। पहले नंबर पे क्रिसिल आता है, दूसरे नंबर पे आपको केयरएज देखने को मिलेगा। अब इसी पर्टिकुलर केयरएज ने, है ना, एक रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है स्टेट्स के बारे में कि स्टेट्स इन पैरामीटर्स के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। टोटल कितने पैरामीटर्स हैं? टोटल 7 पैरामीटर्स हैं और इन 7 पैरामीटर्स के अंदर स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूं, है ना, 7 इसके पैरामीटर्स हैं, 7 पैरामीटर्स हैं। वो 7 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन सी स्टेट, है ना, कौन सी स्टेट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है। ठीक है, ये एक पैरामीटर होने वाला है। दूसरा हो जाएगा फिस्कल मैनेजमेंट कौन अच्छा कर रही है। फिस्कल मैनेजमेंट कौन सा स्टेट अच्छा कर रही है। तीसरा हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन सा स्टेट अच्छा कर रही है। इंफ्रा डेवलपमेंट इसका थर्ड पिलर होने वाला है, इंफ्रा डेवलपमेंट। इसका फोर्थ पिलर होने वाला है फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रोथ इसका फोर्थ पिलर हो जाएगा। फिफ्थ हो जाएगा सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद सिक्स्थ होने वाला है गवर्नेंस क्वालिटी, है ना। सिक्स्थ होने वाला है गवर्नेंस क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी कैसी है। एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इसका सातवां पिलर होगा। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी इसका सातवां पिलर होगा। ध्यान से समझना ये रिपोर्ट क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये रिपोर्ट है किसकी? केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025। ठीक है, ये रिपोर्ट कह रही कि कौन सी स्टेट इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर अच्छा काम कर रही है। ठीक है, इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर अच्छा काम कर रही है। अब यहां पे देखिए दो लिस्ट को जारी किया गया है। एक में जहां पे बड़े स्टेट्स को शामिल किया गया है, ग्रुप बी, बिग स्टेट्स को शामिल किया है। एंड दूसरा ग्रुप बी जहां पे स्मॉल स्टेट्स, हिली स्टेट्स
एंड नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को शामिल किया गया, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स को शामिल किया गया। इस ग्रुप को टॉप कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। इस ग्रुप को टॉप कौन कर रहा है? महाराष्ट्र। और इस ग्रुप को टॉप कौन कर रहा है? गोवा। इस ग्रुप को टॉप कौन कर रहा है? गोवा। ठीक है, तो यहां पे एक रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है? केयर-एज की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बता रही है कि कौन सी वो स्टेट है जो कि इन 7 पैरामीटर्स के ऊपर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इस रिपोर्ट को प्रेजेंट किया गया है 2 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी ए जिसमें बड़े स्टेट्स को रखा गया है, दूसरी कैटेगरी बी जिसमें छोटे या हिली स्टेट्स या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रखा गया। बड़े स्टेट्स वाले में महाराष्ट्र टॉप कर रहा है, इसमें गोवा टॉप कर रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि छोटे स्टेट्स वाली कैटेगरी में कौन टॉप कर रहा है, तो यहां पे आपको गोवा टॉप करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, छोटे स्टेट्स में गोवा है ना। एंड बिग स्टेट्स की बात करूं तो बिग स्टेट्स में इसको टॉप कर रहा है महाराष्ट्र। अच्छा, तो ये तो ओवरऑल रैंकिंग हो गई, बट कुछ स्टेट्स ऐसे भी तो होंगे जो अलग अलग पैरामीटर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तो भैया ये है। ठीक है, तो महाराष्ट्र आप देखोगे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर, महाराष्ट्र की जो फाइनेंशियल सेक्टर है स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, सोशल इंडिकेटर्स में ये टॉप कर रही है। गुजरात जो है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में टॉप कर रही है, एफडीआई में टॉप कर रही है ना। स्मॉल स्टेट्स में आप देखो गोवा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम कर रही है, फिस्कल मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रही है, सोशल मैट्रिक्स में अच्छा काम कर रही है। अगर मैं बॉटम स्टेट्स की बात करूं, बॉटम की बात करूं भैया, तो बॉटम स्टेट्स में यहां पे बिहार टॉप कर रहा है ना। बॉटम की बात करूं तो बिहार की रैंकिंग सबसे वर्स्ट है, कितनी है? तो बिहार की रैंकिंग है 17 है ना। बिहार की रैंकिंग कितनी है? 17 है। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो नागालैंड इसको टॉप कर रहा है, नागालैंड की रैंकिंग है 11, नागालैंड की रैंकिंग है 11। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरीज में ये रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया। चलिए अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड। आपसे पूछा है कि हाउ मच जीएसटी इज कलेक्टेड इन अप्रैल 2025 अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आ रही है जहां पे बताया जा रहा है ना, तो 2,36,716 करोड़ का जीएसटी जो है ये क्या किया गया है? कलेक्ट किया गया है ना। जीएसटी क्या किया गया है? जीएसटी कलेक्ट किया गया है। ठीक है, कौन से मंथ में? तो अप्रैल 2025 वाले मंथ में, अप्रैल 2025 वाले मंथ में। वहीं अगर मैं बात करूं मार्च 2025 की, यानी कि लास्ट मंथ कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था, तो मार्च 2025 में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्ट हुआ था। वहीं बात करूं मैं अप्रैल 2024 में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था, तो अप्रैल 2024 में आप देखोगे है ना, अप्रैल 2024 में कितना कलेक्ट हुआ था? 2,10,000 है ना, 2,10,261 करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। ठीक है, तो यहां पे बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 में कितना जीएसटी कलेक्ट हुआ था, तो अप्रैल 2025 में 2,36,716 करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। वहीं मार्च में 1.96 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। वहीं अप्रैल 2024 यानी कि 1 साल पहले 2,10,261 करोड़ जीएसटी कलेक्ट हुआ था। ठीक है, टॉप जीएसटी कलेक्ट कहां पे हो रहा है भैया? सबसे ज्यादा जीएसटी देखो कहां पे कलेक्ट हो रहा है? महाराष्ट्र के, है ना। महाराष्ट्र इसको टॉप कर रही है, महाराष्ट्र इसको टॉप कर रही है। सेकंड नंबर पे आप देखो कर्नाटका देखने को मिलेगा, कर्नाटका देखने को मिलेगा। एंड थर्ड नंबर पे आपको गुजरात देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे गुजरात देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन ठीक है महाराष्ट्र के अंदर। अगर मैं बॉटम की बात करूं, बॉटम की बात करूं तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है जीएसटी का, है ना। पहला मिजोरम, फिर त्रिपुरा और फिर आंध्र प्रदेश, है ना। मिजोरम, त्रिपुरा, है ना, मिजोरम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, है ना। यहां पे क्या हो रहा है भैया? नेगेटिव ग्रोथ हो देखने को मिल रहा है, किसका? जीएसटी का। नेगेटिव ग्रोथ किसका? जीएसटी का। क्लियर है? तो यहां पे बॉटम में आप देखोगे है ना, ये -3% का ग्रोथ दिखा रहा है ना, ये -7% का ग्रोथ दिखा रहा है।
और मिजोरम जो है -28% का ग्रोथ दिखा रहा है, -28% का ग्रोथ दिखा रहा है। चलिए अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है मीटिंग्स एंड समिट से रिलेटेड। आपसे पूछा है कि विच एडिशन ऑफ जॉइंट वर्किंग ग्रुप बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट रिसेंटली हेल्ड। तो यहां पे एक देखिए मीटिंग हुई है, मीटिंग हुई है, मीटिंग किसके किसके बीच में है? ये इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में है, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में है। इजिप्ट की बात करूं तो कायरो इसकी कैपिटल हो जाएगी, है ना। अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी इसके क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रेसिडेंट हो जाएंगे। ये मीटिंग कौन सी एडिशन है? तो फोर्थ एडिशन होने वाली इस मीटिंग की, फोर्थ एडिशन होने वाली है। या इस मीटिंग में कौन कौन से मुद्दे पे बात किया गया? तो काउंटर टेररिज्म, कैसे टेररिज्म को हम फाइट कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात किया गया। साइबर स्पेस के बारे में बात किया गया, है ना। टेक्नोलॉजी के बारे में यहां पे बात किया गया, टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया गया। ये मीटिंग कंडक्ट कहां पे हो रही है? कायरो के अंदर, जो कि कैपिटल भी है किसकी? इजिप्ट की, ठीक है, कैपिटल भी है इजिप्ट की। तो यहां पे इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक मीटिंग हो रही है भैया। मीटिंग कब हो रही है? 30 अप्रैल को हो रही है, 30 अप्रैल को ये मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, जहां पे हम बात किन मुद्दों पे कर रहे हैं? तो काउंटर टेररिज्म, साइबर स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइजेस भी तो होते हैं। तो आप देखोगे इंडिया की एंड इजिप्ट के बीच में साइक्लोन एक्सरसाइज हुआ था, है ना। जिसका ये थर्ड एडिशन था, है ना। कहां पे हुआ था रिसेंटली? तो राजस्थान के अंदर हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था, ठीक है। उसके बाद डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज भी होता है, डेजर्ट वॉरियर एक्सरसाइज भी होता है। किसके बीच में? इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। ये दोनों एक्सरसाइजेस इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में कंडक्ट किया जा रहा है। इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है ना। इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी होने वाली है, ये बात भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो फोर्थ एडिशन कंडक्ट किया गया, क्लियर है। आई अगली न्यूज की तरफ। द वेरी नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? नेशनल एंड स्टेट अफेयर्स से आपसे पूछा है कि हु रिसेंटली इनॉग्रेट विजहिंजम पोर्ट इन केरला, ठीक है। तो विजहिंजम कोर्ट, पोर्ट की बात हो रही है। तो इसको बनाया गया है किसके द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा, अडानी ग्रुप के द्वारा, ठीक है। 2015 में, है ना, अडानी ग्रुप को अवार्ड किया गया था कि आप यहां पे पोर्ट बनाएंगे। कहां पे? तो केरला के अंदर। कहां पे बनाएंगे? केरला के अंदर। केरला के अंदर कहां? तो तिरुवनंतपुरम के अंदर बनाया जाएगा, ठीक है। ये 20 मीटर डीप होने वाला है, 20 मीटर भैया ये डीप होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है, जहां पे आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया गया, आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेट किया गया है। किसने बनाया है? तो अडानी ग्रुप ने बनाया है। किसने बनाया है? अडानी ग्रुप ने बनाया है। टोटल 8900 करोड़, टोटल 8900 करोड़ का कॉस्ट आया है, बात आपको याद रखनी है। तो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है विजहिंजम पोर्ट को, जो कि कहां लोकेटेड है? केरला के तिरुवनंतपुरम के अंदर, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली हमने देखा था, है ना, मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया था। किसके अंडर बनाया गया था? अंडर, है ना, क्रूज इंडिया मिशन, अंडर क्रूज इंडिया मिशन। तो इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया गया था, सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टर्मिनल बनाया गया था अंडर क्रूज इंडिया मिशन, जिसे 30 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, 24 को लॉन्च किया गया था। अच्छी, रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे हमने देखा था कार्गो हैंडलिंग के मामले में, कार्गो हैंडलिंग के मामले में कौन सी पोर्ट टॉप कर रही है? तो पारादीप पोर्ट। कार्गो हैंडलिंग के मामले में कौन सी पोर्ट टॉप कर रही है? तो पारादीप पोर्ट, ठीक है। चलिए अगली न्यूज।
अगला न्यूज क्या है, सेंटर रिसेंटली क्लियर्स विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीनफील्ड कॉरिडोर लिंकिंग मेघालय एंड असम। तो यहां पे भैया जो नेशनल हाईवे 06 है, नेशनल हाईवे 6, जो कि किस किस स्टेट को कनेक्ट करने का काम करता है, तो असम, मेघालय और मिजोरम। असम, मेघालय एंड मिजोरम को ये कनेक्ट करने का काम करता है। बट यहां पे भैया आप देखोगे एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि किसको किसको कनेक्ट करेगी भैया, जो कि मेघालय को असम से कनेक्ट करेगी। मेघालय के शिलोंग से लेकर असम का सिलचर से कनेक्ट होगा, ये सिलचर से कनेक्ट होने वाला है। इसकी टोटल लेंथ कितनी होने वाली है, 16680 किलोमीटर की इसकी लेंथ होने वाली है। टोटल बजट कितना है, 22,864 करोड़ का ये बजट होने वाला है। तो टोटल इतने बजट से क्या बनाया जा रहा है, तो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि शिलोंग को सिलचर से कनेक्ट करेगी। शिलोंग का है मेघालय के अंदर, सिलचर का है असम के अंदर। तो कौन सा नेशनल हाईवे हो जाएगा, नेशनल हाईवे 6। देखो जो नेशनल हाईवे 6 आपको देखने को मिलता है ना, ये 3 स्टेट्स को कनेक्ट करती है, बट यहाँ पे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, स्क्रैच से एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, बिल्कुल स्क्रैच से कॉरिडोर बनाया जा रहा है, स्क्रैच से, है ना, जहां पे हम किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो नुकसानदायक नहीं है। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ। Under which mission were 20 critically endangered red-crowned roof turtles reintroduced into the Ganga River after 30 years? देखो पहले तो इन टर्टल्स को देख लो, ठीक है, रेड क्राउंड ये टर्टल्स है, इनको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कौन से मिशन के अंदर, तो भैया मिशन हो जाएगा हमारा नमामि गंगे मिशन, है ना। देखो पहले न्यूज समझो, हुआ क्या, उत्तर प्रदेश के अंदर ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको गरहाइटा टर्टल सेंटर देखने को मिलेगा। कौन सा, गरहाइता टर्टल सेंटर देखने को मिलेगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको एक वेटलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम है हैदरपुर वेटलैंड, हैदरपुर वेटलैंड, ठीक है। ये दोनों ही गंगा के पार्ट है भैया, ठीक है, गंगा के पार्ट है। अब हुआ क्या कि जो गरहाइटा टर्टल सेंटर है ना, यहां से इन रेड हेड टर्टल्स को रीलोकेट किया जा रहा है, टर्टल्स को रीलोकेट किया जा रहा है, रीलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। कहां से कहां तक, गरहाइटा टर्टल सेंटर से हैदरपुर वेटलैंड में इनको रीलोकेट किया जाता है। याद रखना ये जो टर्टल होते हैं ना, ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। IUCN के रेड डेटा बुक के अंदर, है ना, इनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं अगर मैं साइट्स की बात करूं तो साइट्स में इनको अपेंडिक्स 1 में रखा गया, अपेंडिक्स 2 में रखा गया, सॉरी अपेंडिक्स 2 में रखा गया है, ठीक है, अपेंडिक्स 2 में रखा गया। तो नमामि गंगे मिशन के अंदर हम लोग 20 रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल्स को री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं नमामि गंगे मिशन की बात करूं, नमामि गंगे मिशन की बात करूं तो ये 2014 में लॉन्च होता है। इनिशियली सिर्फ जब लॉन्च किया गया था तो ये 5 सालों के लिए लॉन्च किया गया था, फिर इसे बढ़ाकर 2026 कर दिया गया। इनिशियली जब इसे लॉन्च किया गया था तब टोटल बजट कितना था, 22,000 करोड़, 22,000 करोड़ का टोटल बजट था। फिर बाद में भैया एडिशनल यहाँ पे 22,500 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाए गए, ठीक है, 22,500 करोड़ लगाए गए। अच्छा, हमारे यहाँ पे भैया डॉल्फिन से, गंगैटिक डॉल्फिन के लिए भी एक मिशन है, गंगैटिक डॉल्फिन के लिए भी एक मिशन देखने को मिलेगा, जो कि कब लॉन्च हो रहा है, 2020 के अंदर,
2020 के अंदर, ठीक है। तो अंडर द नमामि गंगे मिशन, 20 क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड क्राउंड रूफ टर्टल्स को री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। गरहाइटा टर्टल सेंटर से 20 टर्टल्स भेजे जा रहे हैं हैदरपुर वेटलैंड के अंदर, और ये इंडिया का 47th वेटलैंड है, ये बात भी आपको याद रखना। इंडिया का 47th वेटलैंड है। ये दोनों ही लोकेशन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। आइए नेक्स्ट इज व्हाट सेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 इज अंडर चैलेंज फॉर अलाउइंग अनअपोज्ड इलेक्शन विंस विदाउट वोटिंग। देखो क्या हुआ, 1951 से लेकर 2024 के बीच में टोटल 26 ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। टोटल कितने इंसिडेंट्स हुए? 26 इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे किसी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर है ना, केवल एक कैंडिडेट खड़ा हो। अब जब एक ही कैंडिडेट खड़ा है, अरे रेस में तुम अकेले भागोगे तो फर्स्ट कौन आएगा? आप ही आओगे। तो जब एक ही कैंडिडेट खड़ा है तो इलेक्शन कमीशन क्या कहता है कि भैया तुम इलेक्शन जीत गए। बट हुआ क्या? हुआ ये 2024 में सूरत के अंदर, है ना, 2024 के अंदर क्या हुआ, एक मामला सामने आया, सूरत का मामला, ठीक है। सूरत का मामला सामने आया जहां पे आप देखोगे एक व्यक्ति थे, ठीक है, जहां पे एक व्यक्ति थे जिनको अनअपोज जो है मुकेश दलाल नाम के व्यक्ति थे। इनको अपोज जो है वो विनर डिसाइड कर दिया गया। जिसके बाद आप देखोगे एक पीआईएल फाइल की गई कहां पे? सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके द्वारा? विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के द्वारा, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के द्वारा एक पीआईएल फाइल किया गया, और जहां पे कहा गया कि भैया क्या ये सही है ना। तो यहां पे भैया क्या किया जा रहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, जिसे बनाया गया था लोकसभा इलेक्शंस को स्मूथ तरीके से, है ना, लोकसभा इलेक्शंस को, एंड साथ ही साथ विधानसभा के इलेक्शंस को फेयर तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, स्मूथ तरीके से कंडक्ट कराने के लिए, ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट कराने के लिए इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो इसके सेक्शन 53 क्लॉज G2 के अंदर यहां पे भैया क्या किया जा रहा है, तो चैलेंज किया जा रहा है बेसिकली, है ना। क्या किया जा रहा है? चैलेंज किया जा रहा है। मामला कब का है? तो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस का मामला है, जहां पे मुकेश दलाल नाम के एक व्यक्ति थे जो कि अनअपोज्ड जीत जाते हैं। इससे पहले आप देखोगे 1951 से लेकर अब तक टोटल 26 ऐसे इंसिडेंट्स हैं। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया एक मिनिमम परसेंटेज ऑफ वोट तो भैया आपको लाने ही पड़ेंगे। परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो आपको लाने ही पड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति भी इलेक्शन में खड़ा होता है तो वोटिंग तो होगा ही होगा, ठीक है। आई इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज की बात हो रही है। विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। तो भैया एम फॉर नेचर इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है एक्सेलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन। देखो इस इनिशिएटिव को लॉन्च कौन कर रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसे बनाया गया था कहां पे भैया? क्यूबिक सिटी के अंदर। कहां पे बनाया गया था? क्यूबिक सिटी के अंदर बनाया गया था। बट हेडक्वार्टर कहां पे है? रोम इटली के अंदर। कहां पे है? रोम इटली के अंदर हेडक्वार्टर है ना। डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू इसके क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर जनरल आपको देखने को मिलने वाले हैं। स्टैब्लिश कब हो रहा है? तो 16 अक्टूबर 1945 को ये स्टैब्लिश हो रहा है। किसके अंदर ये काम करेगा? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर काम करेगा, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करेगा। इसको स्टैब्लिश करने के पीछे मोटिव क्या है? तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए काम करता है, है ना। हंगर को रिमूव करने के लिए काम करता है,
हंगर को खत्म करने के लिए काम करता है। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या स्टैब्लिश किया, एक इनिशिएटिव बनाया जिसका नाम है नेचर, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। इसका मोटिव क्या है, मोटिव है 2030 तक कम से कम 30% डिग्रेडेड, 30% डिग्रेडेड है ना, जो इकोसिस्टम है उसको रिवाइव करना, इकोसिस्टम है उसको रिवाइव करना। ऐसे इकोसिस्टम जो कि डिग्रेड हो चुके हैं इनको रिवाइव करना है कंट्रीज को। एटलीस्ट 30% का यहां पे टारगेट रखा गया है 2030 तक, ठीक है। आइए स्पोर्ट्स एंड गेम्स की बात हो रही है। एशियन अंडर 15 अंडर 17, एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप रिसेंटली कहां पे हुआ, तो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है ना अमान के अंदर हुआ है। कहां पे हुआ है, अमान के अंदर। अमान कहां पे है, जॉर्डन में, है ना, जॉर्डन में। याद रहे ये इसका पहला एडिशन होने वाला है, पहला एडिशन होने वाला है। और इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें फोर्थ होने वाली है। इंडिया की रैंक जो है इसमें, सॉरी, थर्ड होने वाली है। आपसे पूछा है टॉप किसने किया, तो कजाकिस्तान ने, कजाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर इवेंट को टॉप किया है। पहला एडिशन होने वाला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एशियन अंडर 15 अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 अमान जॉर्डन में हुआ, पहला एडिशन है। इंडिया रैंकिंग थर्ड हो जाएगी, ठीक है। और यहां पे आप देखोगे कजाकिस्तान ने 16 गोल्ड 15 सिल्वर 13 ब्रोंज, टोटल 44 मेडल्स। उज्बेकिस्तान ने 15 गोल्ड 15 सिल्वर 15 ब्रोंज 12 ब्रोंज। इंडिया ने 15 गोल्ड। मैंने आपको हमेशा बोला है उसी की रैंकिंग ऊपर रहेगी जिसके पास गोल्ड ज्यादा है। तो यहाँ पे गोल्ड में क्लैश हो गया ना तो फिर दूसरा देखा जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर इसके पास ज्यादा है, ठीक है। आइए साइंस एंड टेक की बात हो रही है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है एआई किरण इनिशिएटिव को कौन लॉन्च कर रहा है, तो एआई किरण इनिशिएटिव को कृतिका रेड्डी लॉन्च कर रही है, ठीक है। ये एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है किसकी, फेसबुक की, जो कि अब मेटा हो चुका है, फेसबुक की, ठीक है। मोटिव क्या है, मोटिव है जो इंडियन वुमेन्स है ना, जो इंडियन वुमेन्स है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, इंडियन वुमेन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। एआई के सेक्टर में उनको ट्रेन करना ताकि भैया एम्पावर हो सके। इंडियन वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है, एआई किरण इनिशिएटिव। तो एआई किरण इनिशिएटिव कौन लॉन्च कर रही है, कृतिका रेड्डी, जो कि एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है फेसबुक, जो कि अब मेटा हो चुका है। मोटिव क्या है, इंडियन वुमेन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, मेंटोरशिप देना, ठीक है, ठीक है, जिससे कि उनका एम्पावरमेंट हो सके। चलिए अगला न्यूज आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्चेस फर्स्ट बैच ऑफ 27 सैटेलाइट फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट अंडर प्रोजेक्ट क्यूपर। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट क्यूपर किसका है, तो याद रखना प्रोजेक्ट क्यूपर है ना, किसका, अमेजोन का, अमेजोन का प्रोजेक्ट क्यूपर है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट क्यूपर का मोटिव क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना किसकी मदद से, तो सैटेलाइट की मदद से, ठीक है। ये किसको भैया कंपटीशन देगा, तो ये कंपटीशन देगा किसको, तो स्पेसएक्स की स्टारलिंक को, स्पेसएक्स की स्टारलिंक को ये कंपटीशन देने वाला है, ठीक है। इस पर्टिकुलर मिशन के अंदर हम लोग 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को भैया लॉन्च करने वाले, 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। मोटिव क्या है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करना, सैटेलाइट की मदद से किसको कंपटीशन दे रहा है, स्टारलिंक को कंपटीशन दे रहा है, ठीक है। तो अमेजोन की इनिशिएटिव होने वाली है प्रोजेक्ट कुइपर, जिसके अंदर पहली बैच के 30 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है। कुछ मिसलिनियस न्यूज देख लेते हैं। तो भैया रघुजी भोसले, ठीक है, ये मराठा जनरल थे जिन्होंने मराठा एम्पायर को एक्सपैंड करने में काफी ज्यादा योगदान दिया था 18th सेंचुरी में। इनकी जो तलवार थी, स्वॉर्ड थी, है ना, वो लंदन में थी, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्शन हुआ, ऑक्शन में इस स्वॉर्ड को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इतने लाख में खरीद लिया गया है। यानी कि आप देखोगे कितनी पुरानी तलवार जो है ये वापस हमारे पास आ रही है। नेक्स्ट इज विक्ट्री डे परेड के अंदर, है ना, नरेंद्र मोदी जी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनकी जगह पे राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह जाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद
युजवेंद्र चहल जो है भैया, है ना, ये तीसरे ऐसे आईपीएल प्लेयर बन गए हैं, है ना, जिन्होंने एक से ज्यादा हैट्रिक लिया है। सबसे ज्यादा हैट्रिक अमित मिश्रा, फिर युवराज सिंह और फिर युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट न्यूज इज वर्ल्ड टूना डे। हम लोग 2 मई को सेलिब्रेट करते हैं। टूना जो है एक प्रजाति है किसकी, फिश की, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को सेशन समझ में आया होगा। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। क्लास के बाद, है ना, मैंने ऑलरेडी अप्रैल मंथ के रिवीजन सेशन को अपलोड कर दिया है, तो वो जाकर आप जरूर चेक करें, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं शुभम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।